Hello investors, hope you are doing well. This is Vineet Sharma. Welcome back to our YouTube channel. A one-stop solution to all your personal finance queries. दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन अभी तक आपको किसी भी न्यूज़ प्लेटफॉर्म से मिल चुकी होगी कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने अपनी 6 डेट स्कीम्स को कंप्लीटली वॉलंटरी शटडाउन करने का फैसला लिया है। जहां दोस्तों फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अब इन 6 स्कीम्स में किसी भी तरीके का विड्रॉल और किसी भी तरीके का फर्दर परचेज बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। ये 6 स्कीम्स की इन टोटलिटी में बात करूं तो 28,000 से 30,000 करोड़ के आसपास का ये 6 स्कीम्स एसेट्स को मैनेज करती थी, जो अब कंप्लीटली स्टक हो चुका है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने किन सिचुएशंस के चलते इस तरीके का फैसला लिया, लिक्विडिटी क्रंच इकोनॉमी जो फेस कर रही थी, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन पे किस तरीके का रिडेम्पशन प्रेशर था जो इन 6 स्कीम्स को कंप्लीटली वाइंड अप करना पड़ा, जिस रिस्क के साथ फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एक्सपोज था, क्या इसी रिस्क के साथ अदर म्यूचुअल फंड कंपनीज भी एक्सपोज हैं या आने वाले टाइम में हो सकती हैं। डेट फंड, डेट क्वालिटी, क्रेडिट क्वालिटी कितनी ज़्यादा मैटर करती है किसी भी डेट फंड को चूज़ करने से पहले। हाल फिलहाल में हमने देखा लिक्विडिटी क्रंच के चलते हुए और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के इस डिसीजन के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50,000 करोड़ के आसपास का लिक्विडिटी पंप इन करा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, ताकि अगर कोई और म्यूचुअल फंड कंपनी सेम तरीके के रिस्क के साथ फ्यूचर में एक्सपोज होती है तो वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को अच्छे से टैकल कर सके और इन्वेस्टर्स का पैसा स्टक ना हो। इस वीडियो के थ्रू मैं आपके एक मिसकंसेप्शन को जरूर दूर करना चाहूँगा कि घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये किसी भी तरीके का शटडाउन है, ये किसी भी तरीके का डिफॉल्ट नहीं है। डिफॉल्ट हम शब्द तब यूज़ करते हैं जब किसी कंपनी को हम पैसा देते हैं और उस कंपनी ने पैसा लौटाने से मना कर दिया, बट ये एक शटडाउन है, एक वॉलंटरी शटडाउन है। एक पर्टिकुलर लिक्विडिटी क्रंच को देखते हुए फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने इस तरीके का फैसला लिया। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन अब इस इन्वेस्टर्स के पैसे को किस तरीके से वापस लौटाएगा, कितने ड्यूरेशन में लौटाएगा, किस किस इंटरवल या किस किस प्रोपोर्शन में लौटाएगा, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा। और क्रेडिट क्वालिटी कितनी ज़्यादा मैटर करती है किसी भी डेट फंड को चूज़ करते हुए, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आज दूंगा। ट्राई करूंगा कंसोलिडेट रखूँ, ब्रीफ रखूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों किसी भी एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको इन 6 स्कीम्स के नाम बता देता हूँ। पहली स्कीम का नाम है फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड। दूसरी स्कीम का नाम है फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड। तीसरी स्कीम का नाम है फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान। चौथी स्कीम का नाम है फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज फंड। पांचवी स्कीम का नाम है फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड। और छठी स्कीम का नाम है फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एक्रूअल फंड। यानी इन 6 स्कीम्स में अब किसी भी तरीके की एंट्री और एग्जिट कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड है। तो दोस्तों पहले ये जान लेते हैं कि एग्जैक्टली डेट फंड होता क्या है और किस तरीके से वर्क करता है। तो अनलाइक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट फंड्स आपके इक्विटी स्टॉक्स यानी इक्विटी शेयर्स में आपका पैसा नहीं डालते हैं, इसलिए उनमें इक्विटी वाला रिस्क नहीं इन्वॉल्व होता है। डेट फंड्स इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, डिबेंचर्स या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में आगे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहां से एक फिक्स ब्याज आता है उन्हें। अब छोटे से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए आपका एक दोस्त है जिसको 1 लाख रुपए की जरूरत है, वो इस 1 लाख रुपए से एक कंपनी को शुरू करना चाहता है। उस इंसान के पास सिर्फ 50,000 रुपए हैं और वो 50,000 रुपए आपसे आके उधार मांगता है और बदले में ये कहता है कि अगर आप मुझे ये उधार देंगे तो मैं आपको 8% हर साल एक ब्याज दूंगा। आपको कभी भी इस पैसे की वापसी जरूरत हो तो आप मेरे पास आके वो मांग सकते हैं। सेम गोज जब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को एक्सपैंड करना होता है, किसी कंपनीज को टेक ओवर करना होता है, या फिर उनके जो भी नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं उसको रन करने के लिए उनको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो मार्केट में जाते हैं और पब्लिक में जाके इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बॉन्ड्स या डिबेंचर्स को इशू करते हैं ताकि वो फंड्स को रेज कर सके और बदले में वो आपको एक फिक्स ब्याज देते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर आया है किसी फलाना कंपनी का, किसी कंपनी का बॉन्ड इशू आया है। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आके पब्लिक के पास आते हैं। दूसरा क्या करते हैं, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जाके म्यूचुअल फंड्स के पास जाते हैं कि आप अपने ग्राहक को यानी आप अपने इन्वेस्टर्स को जाके कहिए कि आप उनकी स्कीम्स में पैसा डालिए। अब जब आप कोई भी यूनिट होल्डर म्यूचुअल फंड की स्कीम की, डेट फंड की स्कीम में पैसा इन्वेस्टमेंट करता है तो वो म्यूचुअल फंड इन इंस्ट्रूमेंट्स में जाके वो इन्वेस्टमेंट कर देता है। जो ब्याज उन इंस्ट्रूमेंट से उस म्यूचुअल फंड को आता है वो बेसिकली इंटरेस्ट आगे जाके यूनिट होल्डर्स में स्प्रेड हो जाता है, उनमें हिस्सेदारी बांट दी जाती है। इस तरीके से एक डेट फंड वर्क करता है। अब ये जो डेट फंड्स होते हैं इसमें बहुत सारे क्वालिटी के पेपर्स होते हैं, इसलिए क्रेडिट रेटिंग बहुत हर जगह मैटर करती है। कुछ कंपनीज के जो पेपर्स होते हैं उनका डिफॉल्ट रिस्क बहुत ज्यादा होता है, कुछ कंपनीज के डिफॉल्ट रिस्क बहुत कम होते हैं और कुछ कंपनीज के डिफॉल्ट रिस्क बिल्कुल रेयर होते हैं। अब म्यूचुअल फंड एक बेसिकली जब पोर्टफोलियो की कॉम्पोजिशन तैयार करता है तो उसमें बहुत तरीके के क्रेडिट क्वालिटी के पेपर्स होते हैं। कुछ ट्रिपल ए होते हैं, कुछ माइनस ट्रिपल ए होते हैं, कुछ ट्रिपल ए प्लस होंगे, कुछ डबल ए होंगे, कुछ माइनस ट्रिपल बी होंगे। तो मिक्स मैच करने के बाद, एक कॉम्पोजिशन रेडी करने के बाद वो आपको एक एनुअल रिटर्न डिलीवर कर पाता है। अब इसमें से कोई भी कंपनी अगर डिफॉल्ट होती है, यानी कोई भी लो क्वालिटी का पेपर अगर आपको पैसे, म्यूचुअल फंड को पैसा देने से मना कर देता है, तो म्यूचुअल फंड भी उस चीज में कुछ नहीं कर पाता है और वो अपने ग्राहक
को भी आके वो उस चीज़ का पैसा नहीं दे पाएगा, इस तरीके से पैसा वो स्टक हो जाएगा। बट अगर गुड क्वालिटी के पेपर्स हैं तो वो आपको कूपन्स म्यूचुअल फंड को टाइम टू टाइम देते रहेंगे, क्योंकि उनके जो फर्म्स के ऑपरेशंस हैं वो बहुत स्मूथ चल रहे हैं, बहुत स्ट्रांग चल रहे हैं किसी भी इकोनॉमिक को सिचुएशन को लेके चलते हुए। तो दोस्तों इस तरीके से एक डेट फंड वर्क करता है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की 6 लिस्टेड स्कीम्स में किसी भी सिक्योरिटी ने ना ही कोई डिफॉल्ट किया है, ना ही किसी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने इन सिक्योरिटीज को अभी तक डाउनग्रेड किया है। तो एग्जैक्टली इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को इमीडिएटली इस तरीके का एक्शन लेना पड़ा और अपनी 6 स्कीम्स को वाइंड अप करने का फैसला लेना पड़ा? तो दोस्तों इसके पीछे जो एक्यूरेट रीजन समझ आता है वो है लिक्विडिटी क्रंच। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में रिडेम्पशन प्रेशर इतना ज़्यादा आ चुका था कि वो इस सिचुएशन में थे कि या तो वो स्कीम्स को अपनी वाइंड अप करते या फिर वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स पे इतना ज़्यादा रिडेम्पशन प्रेशर फॉरवर्ड कर देते कि उनकी एनएवीज की वैल्यू इस तरीके से डिप्रिशिएट होती कि हो सकता है आने वाले टाइम में वो रिकवर कर भी ना पाती। इस सिचुएशन को मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। किसी भी इकोनॉमी में इस तरीके का जब भी एक पैंडेमिक आता है, ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, तो यूजुअली इन्वेस्टर सबसे पहले वो स्टॉक्स को बेचने की कोशिश करते हैं जो लो क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि लो क्वालिटी के स्टॉक्स ऐसी सिचुएशन में सर्वाइव नहीं कर पाते। डेट इन्वेस्टमेंट्स में भी इस तरीके से ही होता है। इन्वेस्टर्स को जब लगता है कि ऐसा कोई म्यूचुअल फंड जो लो क्वालिटी के पेपर्स होल्ड कर रहा है और ऐसी सिचुएशन में वो लो क्वालिटी के पेपर्स या तो डिफॉल्ट होंगे या उनकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को कोई भी सिक्योरिटीज को डाउनग्रेड कर देगी, तो इस डर की वजह से वो रिडेम्पशंस करने लग जाते हैं। अब रिडेम्पशन का प्रेशर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में हमेशा तय समय पर आता रहा है, बट हर म्यूचुअल फंड एक कैश रिजर्व मेंटेन करता है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के साथ हुआ ये कि उन्होंने जो कैश रिजर्व मेंटेन कर रखा था, रिडेम्पशन का प्रेशर इस हद तक आया कि सबसे पहले तो उनका कैश रिजर्व ज़ीरो हुआ, और उसके बाद जब और ज़्यादा रिडेम्पशन प्रेशर आने लगा तो उनको मजबूरी में इन स्कीम्स को बंद करना पड़ा, क्योंकि अगर वो अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो सेफ गार्ड नहीं करते तो इस टाइम पे एनईवी की वैल्यूज़ इस तरीके से डिप्रिशिएट हो जाती कि कोई भी डेट फंड फिर सर्वाइव नहीं कर पाता। तो दिस वॉज द एग्जैक्ट रीजन फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को अपनी 6 स्कीम्स को वाइंड अप क्यों करना पड़ा। अब दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज ऑलरेडी इस तरीके के लो क्वालिटी के पेपर्स को अपने डेट फंड्स में होल्ड करती हैं। ये जो क्रेडिट रिस्क कैटेगरीज होती हैं, इसमें कॉम्पोजिशन इस तरीके से तैयार की जाती है कि उसमें AAA का कॉम्पोनेंट बहुत लीस रखा जाता है, मैक्सिमम कॉम्पोनेंट AA या सिंगल A का रखा जाता है, सो दैट इन्वेस्टर्स को एक इस तरीके का रिटर्न दिया जाए जो उनको थोड़ा सा लिक्विडेटिव लगे और ओवर एंड अबव FD 1 से 1.5% तक का अल्फा जनरेट कर सके। म्यूचुअल फंड इस तरीके का कॉम्पोजिशन सिर्फ इसलिए तैयार करता है ताकि इन्वेस्टर्स आए और उन स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करें। काफ़ी सारी इकोनॉमिक सिचुएशंस में इस तरीके की क्वालिटी पेपर सर्वाइव करते हैं और अच्छे रिटर्न्स दे भी पाते हैं, बट कभी कभी जब रेयर सिचुएशंस जिस तरीके की कोविड-19 की सिचुएशंस इकोनॉमी इस टाइम पे फेस कर रहा है, इन सिचुएशंस में लो क्वालिटी के पेपर्स का डिफ़ॉल्ट होने की जो चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा हो चुके हैं। इस रिस्क की वजह से काफ़ी सारे मेजॉरिटी में इन्वेस्टर्स को अपने पैसे को रिडेम्पशन पे डालना पड़ा। तो दोस्तों फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ये क्लेम करता है कि उनकी 6 स्कीम्स में जितने भी इन्वेस्टर्स का पैसा स्टक है उसको अब लौटाने का प्रोसीजर जो होगा वो 2 तरीकों से हो सकता है। ये 2 तरीके मैं आपको समझा देता हूं। पहला तरीका होता है कि अगर मार्केट में लिक्विडिटी इंप्रूव होती है तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इन सिक्योरिटीज को सेकेंडरी मार्केट में बेच के अपने इन्वेस्टर्स का पैसा तय समय से पहले लौटा पाएगा। इन केस अगर लिक्विडिटी इंप्रूव नहीं होती है तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन उन सिक्योरिटीज को जो ये डेट फंड्स होल्ड करते हैं उनकी मैच्योरिटीज का वेट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और एक फंड में आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करे और वो फर्दर 10 सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड है, तो हर सिक्योरिटी में आपके 10-10 रुपये इन्वेस्टेड है। अब अगर फलाना सिक्योरिटी A 6 महीने में मैच्योर होने वाली थी तो आपका पहला 10 रुपये 6 महीने में विद इंटरेस्ट आ पाएगा। दूसरी सिक्योरिटी अगर मान लीजिए 8 महीने में मैच्योर होने वाली थी तो आपका अगला 10 रुपये 8 महीने में आ जाएगा। इस तरीके से बाकी सिक्योरिटीज जब मैच्योर तय समय पे होंगी तब तक आपका पैसा लौटा पाएंगे। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेट फंड किस तरीके से वर्क करता है, उसमें बहुत सारी सिक्योरिटीज़ होती हैं। काफ़ी सारी सिक्योरिटीज़ की कॉम्पोजिशन के बाद एक डेट फंड को क्रिएट किया जाता है। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं इस डेट फंड में। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ किसी म्यूचुअल फंड के डेट पोर्टफोलियो का। तो अगर आप देख सकते हैं अपने सामने कि इसमें बहुत सारी सिक्योरिटीज़ हैं, उनकी रेटिंग्स मेंशन्ड है, कितनी क्वांटिटी में मेंशन्ड है, और बेसिकली मैच्योरिटी डेट्स क्या हैं हर सिक्योरिटी की। तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ये क्लेम करता है कि उनके पास जितनी सिक्योरिटीज़ हैं पर्टिकुलर स्कीम्स की, उसके बाद जैसे जैसे जो सिक्योरिटी जिस दौरान पे मैच्योर होगी उतने प्रोपोर्शन में पैसा उनके इन्वेस्टर्स को वापस कर दिया जाएगा। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के ऑफिशियल एंड से हमें एक ये चीज़ भी शेयर की गई है कि एग्जैक्टली कौन सी स्कीम का क्या मैच्योरिटी प्रोफाइल निकल के आता है। तो अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो अगर मैं फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड जो फर्स्ट कॉलम में आता है तो पहले 3 महीने में इन्वेस्टर्स का 9% इस पर्टिकुलर स्कीम में रिकवर हो जाएगा मनी।
अगले 6 महीने में 39% तक रिकवरी के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि 39% तक की मैच्योरिटीज़ 6 महीने में फ्रैंकलिन डी अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड में आ जाएंगी। एक साल में लगभग आधा पैसा आपका फ्रैंकलिन डी अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड से रिकवर हो पाएगा। सेम लाइक अदर फंड्स की भी यहाँ पे मैच्योरिटीज प्रोफाइल अवेलेबल हैं, जैसे कि फ्रैंकलिन डी लो ड्यूरेशन फंड, फ्रैंकलिन डी शॉर्ट टर्म इनकम प्लान एंड अदर फंड्स। तो दोस्तों, जिस स्कीम में आपका जितना पैसा स्टक है उस हिसाब से आप आने वाले महीने और आने वाले सालों के हिसाब से आप ये लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली आपका पैसा कितने टाइम में वापसी रिकवर हो पाएगा। फ्रैंकलिन डी अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड या फ्रैंकलिन डी शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, इस तरीके के फंड 1 साल या उससे कम तक के एग्जिट लोड कैरी करते हैं। तो इनमें जो सिक्योरिटीज़ होंगी उनकी मैच्योरिटीज़ बहुत शॉर्टर ड्यूरेशन की हो सकती है। तो इसलिए वो इन्वेस्टर जो इन स्कीम्स में इन्वेस्टेड थे वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका आने वाला टाइम में पैसा 1 से 1.5 साल 2 साल में वापस पूरा का पूरा विद इंटरेस्ट आ जाए। वो फंड्स जो फ्रैंकलिन डी क्रेडिट रिस्क फंड लाइक फ्रैंकलिन डी डायनेमिक एक्रूअल फंड, जिनमें एग्जिट लोड बहुत ज़्यादा है, तो इनकी सिक्योरिटीज़ जायज़ सी बात है कि लंबी अवधि की होंगी। इसलिए वो इन्वेस्टर जो इन स्कीम्स में इन्वेस्टेड हैं, जो स्टक हो चुका है पैसा, हो सकता है उस पैसे को आने में टाइम लगे। वी होप कि कोविड-19 के इश्यूज आने वाले टाइम में रिजॉल्व हो जाएं और लिक्विडिटी इस तरीके से मार्केट में इंप्रूव हो कि ये सिक्योरिटीज़ को सेकेंडरी मार्केट में बेच के इन्वेस्टर्स का पैसा तय समय से पहले लौटा पाएं। आप कभी भी किसी भी डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि उस डेट फंड की फैक्ट शीट ओपन करिए या उसकी वेबसाइट विजिट करिए और आप ये पहले चेक करिए कि एग्जैक्टली वो डेट फंड में क्रेडिट क्वालिटी किस तरीके की है, क्रेडिट पेपर्स कौन कौन से हैं। अगर वो क्रेडिट क्वालिटी वर्स है, यानी AA नेगेटिव या AA में मेजॉरिटी ज़्यादा है, तो कोशिश करिए कि ऐसे फंड्स को आप अवॉइड कर सकें, क्योंकि किसी भी लिक्विडिटी क्रंच के इशू में या किसी भी ऐसे पैंडेमिक की सिचुएशन में इन क्वालिटी पेपर्स को या तो डिफॉल्ट हो जाती हैं ये स्कीम्स, या फिर डाउनग्रेड हो जाती हैं, या फिर इस तरीके के रिडेम्पशन प्रेशर के अंदर ये स्कीम्स को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आने वाले टाइम में आपको भी ये चीज़ अब समझ आएगी कि एग्जैक्टली डेट फंड में ज़्यादा रिस्क होता है कंपेरेटिवली इक्विटी फंड्स। इसलिए मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि आप किसी भी डेट फंड में सिर्फ इसलिए एंटर ना करिए क्योंकि उसमें 8 से 9% तक का रिटर्न आ रहा है और आपको ओवर एंड अबव 2 से 2.5% तक का अल्फा जनरेट हो रहा है एफडी के। Thank you so much, investors, for watching our video. Hope you liked it. We will come back with some more financial education initiatives like these. Till then, don't forget to press the bell icon for more updates. Please like, share and subscribe our channel.